गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 में मुख्य बिंदु औद्योगिक क्रांति। देखिए, औद्योगिक क्रांति के बारे में हमने पीछे विस्तार से पढ़ा है। अब विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार, नए नए आविष्कारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आविष्कार के बारे में दिया है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार हुए, कौन कौन से सुधार हुए, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में सुधार हुए। यह माना जाता है कि कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। 17वीं शताब्दी के वर्ष हुए 1601 से 1699, वो 17वीं शताब्दी के वर्ष कहलाए। तो 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियां और उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे जो कई शताब्दियों से प्रयोग में लाए जा रहे थे। कृषि तकनीक में परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि जन्य वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से अधिक नहीं थी, जिसमें विस्तार से बताया है। लेकिन जब कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, शहरों की आबादी बढ़ी, तो अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास की मांग बढ़ी। यानी अनाज को खाने के लिए शहरों में अधिक मांग बढ़ गई और कारखानों में कपास से कपड़ा बनाया जाने लगा, जिससे अतः कृषि अन्य वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव भी की जाने लगी। दूसरा कारण दिया है, अब लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे, क्योंकि उनको अनाज शहरों में बेचना था और कारखानों में उनकी कपास जो है अधिक से अधिक महंगे दामों में बिक रही थी। वास्तव में कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग ने कृषि में क्रांति ला दी। सर्वप्रथम यॉर्कशायर के जमींदार कहते हैं कि यॉर्कशायर का जो जमींदार था, यॉर्कशायर क्षेत्र है, उसके जमींदार ने एक नया परिवर्तन किया जिसका नाम था जेथरो टल। तो उस जमींदार जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई कि ताकि अधिक से अधिक बीज बोया जा सके। पहले किसी प्रकार से जैसे पशुओं से, बैल या ऊंट से किसी भी प्रकार से एक हल ही चलाया जाने लगा। अब जो है सीड ड्रिल, बीज बोने वाली मशीन का आविष्कार कर दिया, जिससे बीज बोने का कार्य अधिक व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से होने लगा। एक अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। दूसरा जमींदार था टाउनशेंड, जिसने फसल परिवर्तन का कि एक बीजपत्री फसल पर द्विबीजपत्री फसल बोने से बहुत अच्छा उत्पादन होती है, क्योंकि हम किसी प्रकार से एक ही फसल नहीं बो सकते। जैसे गेहूं पर हम हमेशा गेहूं ही नहीं बो सकते, वो अच्छी फसल नहीं होती है, उस पर परिवर्तन करना चाहिए। ये टाउनशेंड ने फसल चक्र के निर्माण में दिया, जिससे फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखी जा सकती है। अब परती छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी कि अब भूमि को छोड़ना नहीं पड़ता था। फसलों को अदल बदल कर बोने से फसलों में नाइट्रोजन की अच्छी भरपूर मात्रा मिल जाती थी तथा प्रति एकड़ फसल उत्पादन भी अधिक हो गया। 1770 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट बेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। बताया जाता है कि बेल ने कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पालना चाहिए, इससे लाभदायक हुआ, क्योंकि कृषि के लिए जो पशुओं का गोबर है वो अधिक अच्छी फसल उत्पादन में काम आने लग गया। उसने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के लिए प्रयोग प्रारंभ किए। वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति के नवीन प्रयोग से उसने पहले की अपेक्षा तिगुनी वजन की भेड़ें तैयार करने में सफलता प्राप्त की। 1793 ईस्वी में अमेरिकी निवासी हिटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन, जो जिसको हम थ्रेसर मशीन कहते हैं, थ्रेसर मशीन का निर्माण कर दिया। 1834 में साइरस के एक मैकोरिमिक ने फसल काटने वाली मशीन का भी आविष्कार किया। कालांतर में कृषि में यंत्रीकरण बढ़ता चला गया कि वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में नई नई मशीनों को काम में लिया जाने लगा। शक्ति से चलने वाली मशीनों के आविष्कारों ने कृषि में क्रांति ला दी कि अब किसी न किसी प्रकार से विद्युत से या ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनों में एक नई क्रांति आ गई, तो कृषि के रूप में नया परिवर्तन देखने को मिला।
अब देखिए नेक्स्ट, वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार। कि उद्योगों में क्या आविष्कार हुए, क्योंकि हमें पता है कि पहले छोटे उद्योगों में, जिसको हम लघु या कुटीर उद्योग कहते हैं, उनमें कपड़ा हथकरघे पर बनाया जाता था और हथकरघे से कपड़ा बहुत ही चौड़ाई में कम होता था तथा साथ में वह धीरे धीरे बनता था, तो लोगों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तो जैसी जनसंख्या बढ़ी, अब मशीनों का युग आ गया, तो किस प्रकार वो परिवर्तन हुआ देखिए विस्तार से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः वस्त्र उद्योग से हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के उद्योगों में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली वस्त्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। इंग्लैंड में पहले सूती वस्त्र भारत से आयात किए जाते थे। भारत में भी मशीनें नहीं थी। भारत में भी लघु और कुटीर उद्योगों से जो हाथों से कपड़ा बनाए जाते थे, बुनकर जाति के लोग बनाते थे, उसकी डिमांड इंग्लैंड में ज्यादा रहती थी। तो प्राचीन काल में भारत का हाथ से बनाया गया कपड़ा विदेशों में बहुत ऊंचे दामों पर बिकता था। तो हमेशा इंग्लैंड आयात ही करता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण भारत पर हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कपास का आयात करना भी प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भारत को उपनिवेश बनाया इंग्लैंड ने और यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो अब भारत के बुनकरों के कपड़े के साथ साथ ही अब यूरोप में कपास को भी ले जाया जाने लगा। यूरोप में बढ़ती कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में नए आविष्कार किए, जिसमें देखिए 1733 में जोन के द्वारा प्लांट फ्लाई शटल लूम, जो एक हाथ से चलाने वाली मशीन थी, की खोज की, जिसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। कि पहले हथकरघे पर चौड़ाई का कपड़ा नहीं बनता था, लेकिन अब फ्लाई शटल की जगह नया परिवर्तन देखने को मिला। फ्लाई शटल से अब चौड़ा कपड़ा बनाए जाने लगा। इसी तरह से फिर एक नया आविष्कार और हुआ, जेम्स हरग्रीव्स। ये मशीनों से भाप शक्ति से शक्ति चालित मशीन से नया परिवर्तन देखने को मिला। 1765 में कताई की मशीन आ गई, जिसको जेम्स हरग्रीव्स ने खोज की। तो जेम्स हरग्रीव्स ने कताई की मशीन, जिसको स्पेनिक जेनिक मशीन भी कहते हैं, बनाई, जिससे एक व्यक्ति उसका एक पहिया घुमाता है तो बहुत से तकलियों पर धागे बनाए जाने लगे। कि कई धागे काट सकता था, कि एक पहिया घुमाने से बहुत से तकियों पर धागे बनाए जाने लगे। तो ये एक नया आविष्कार हो गया। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे पहले की अपेक्षा मजबूत धागा बनाया जाने लगा। अब धागे को नमी दी जाने लगी और धागा मजबूत रहने लग गया, जिससे कपड़ा अधिक दिनों तक चलने लग गया। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा कता हुआ धागा बहुत ही मजबूत और बढ़िया होता था। 1787 में एडम कार्टराइट द्वारा पावरलूम यानी शक्ति चालित करघे का भी आविष्कार किया गया। अब जो हाथ से करघा चलाया जाता था, उसमें एक नई मशीन का आविष्कार कर दिया और नई मशीन से कपड़ा बनाया जाने लगा। फिर देखिए लोहा उद्योग में नए तकनीक परिवर्तन। कि लोहा उद्योग में नए तकनीक परिवर्तन कैसे हुए, कि लोहा जो इस्पात तैयार किया जाता था, आपको पता है कि लोहा इस्पात जिसका कच्चा अयस्क है लोहा अयस्क, और लोहा अयस्क 5 प्रकार का होता है, जिसमें ये सारे प्रकार इंग्लैंड में उपलब्ध थे। तो लोहा अयस्क से लोहा इस्पात बनाया जाने लगा। वो कैसे? इंग्लैंड में मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्री कोयला और लोहा अयस्क बहुतायत से उपलब्ध था। हमने पीछे पढ़ा है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों प्रारंभ हुई, क्योंकि वहां लोहा अयस्क और कोयले की खानें पास पास थी। क्योंकि लोहा अयस्क कच्चा माल था और कोयला उसको गलाने के काम में आता था, जिससे लोहे को किसी भी प्रकार में परिवर्तन किया जा सकता था। इसके अलावा वहां उद्योग में काम आने वाली अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा और रंगा
रांगा, जिसको टिन भी कहते हैं, खूब मिलते थे, लेकिन पुरानी पद्धति से लोहे की मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती थी। अतः लोहा यश को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों की खोज की जाने लगी, क्योंकि पुराने तरीके से अगर लोहे की हम शुद्धता करते तो लोगों तक पहुंचाना मुश्किल था, इसलिए नई विधियों की खोज की जाने लगी, जिसमें 1709 में अब्राहम डर्बी, जो खोज करता रहा है, उन्होंने एक धम्मन भट्टी का आविष्कार किया कि अब लोहा यश को ताप से गलाया जाने लगा और लोहा यश को तरल में बदला जाने लगा, जिसमें सर्वप्रथम कोक यानी पत्थर का कोयला होता है, जो लोहा यश में पत्थर का कोयला डालने से उसको पिघला सकते हैं, जिससे लोहा यश को पिघलाने और साफ करने का कार्य सुगम हो गया। इस आविष्कार ने धातु क्रम उद्योग में क्रांति ला दी। कहते हैं कि कोक को, पत्थर के कोयले को लोहा यस्क के साथ गर्म करने से, यानी कोयले को जलाने से और उसमें लोहा यस्क डाला गया, तो अब लोहा यस्क तरल पदार्थ के रूप में बदलने लग गया, और उस तरल को किसी भी सांचे में डालते हैं तो लोहे का निर्माण होने लग गया। द्वितीय डर्बी 1771 से 68 ने ढलवा लोहे से पिटवाकर लोहे का विकास किया। हेनरी कोट ने 1740 में 1823 ईस्वी तक आलोडन भट्टी, जिसमें पिघले लोहे में से अशुद्धि को दूर किया जाने लगा, कि एक लोहे का पात्र होता था जिसमें जहाग पलवन विधि के द्वारा लोहे यश को शुद्ध किया जाता है, आपने विज्ञान में पढ़ा है, तो उसको ऊपर अशुद्धियों को निकाल करके फिर किसी भी सांचे में डालने से शुद्ध लोहा प्राप्त होता था। और बेलन मिल का आविष्कार किया। अब लोहे को गोल आकार में भी डाला जाने लगा, जिससे शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ। लोहे से बनी मशीन अधिक वजनदार होती थी और उनमें जंग भी लग जाती थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए खोज हुई इस्पात का आविष्कार। कहते हैं कि लोहे की बनाई गई प्रारंभ की वस्तुएं अधिक जंग लगती थी। अब जंग को दूर करने के लिए उसमें मैंगनीज डाला जाने लगा, और टिन और मैंगनीज डालते ही आपको पता है कि शुद्ध लोहे को जहां जहाग हटाने के बाद में उसमें टिन और मैंगनीज डालने पर वह ठोस लोहा बन जाता है, और उसको हम कहते हैं इस्पात, क्योंकि उसके अब जंग बहुत कम लगती है। इस्पात बनाने में लोहे में कुछ मात्रा में कार्बन, मैंगनीज व अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाने लगा। इस्पात लोहे की अपेक्षा हल्का, ये बताया जाता है कि जो इस्पात तैयार किया जाता था उसमें अशुद्धियों को दूर करके टिन और मैंगनीज डाला जाता था, तो अब वह हल्का और मजबूत होता था, तो इस प्रकार लचकदार भी होता था। हेनरी बेसमर ने एक नई इस्पात बनाने की विधि खोजी, जिसे बेसेमर प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस विधि से डलवी लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जाता था। इससे लोहा उद्योग में एक क्रांति आई। कहते हैं कि हेनरी बेसमर ने इस्पात की एक नई विधि खोजी। उस विधि के अनुसार अब ढलवा लोहे से सीधा इस्पात तैयार होने लग गया, क्योंकि ढलवा लोहे में किसी भी सांचे में डालते हैं तो वह लोहा भारी भी होता है किंतु उसके जंग लगती है, तो ढलवा लोहे की बजाय अब उस तरल में टिन और मैंगनीज को डाला जाने लगा। मैंगनीज डालते ही वह लोहा उद्योग में एक नई क्रांति आ गई। वह लोहा हल्का, लचकदार और मजबूत होता था। इस प्रकार नया परिवर्तन देखने को मिला। तो बच्चों, आपने पढ़ा कृषि के क्षेत्र में, कपास के क्षेत्र में और लोहा उद्योग में नई तकनीक में परिवर्तन। कृषि के बारे में आपने पढ़ा, फसलों में किस प्रकार बदलाव किया जाने लगा, औजार बनाए गए, आविष्कार हुए, सीड ड्रिल का निर्माण हुआ। और आपने पढ़ा कि कपास उद्योग में एक नया परिवर्तन मिला, जिसको हम वस्त्र उद्योग कहते हैं। उसमें भी अब कपड़े की बनाई जाने वाली जो जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी 1765 में स्पेनिक जेनिक मशीन, उसका भी आविष्कार हुआ। और फिर लोहा उद्योग में नया परिवर्तन देखने को मिला, जिसको हम जानते हैं कि दमन भट्टी का आविष्कार होते ही कोक, जो पत्थर का कोयला है, लोह यश के साथ जलाया जाने लगा,
तो लोहा अयस्क पिघलने लग गया और लोहा अयस्क से फिर शुद्ध किया लगा। शुद्ध करने के बाद में उसमें किस प्रकार टिन और मैंगनीज को डाला और टिन और मैंगनीज को डालते ही शुद्ध मजबूत लोहा, लचकदार, बिना जंग लगने वाला किस तरह से तैयार होने लग गया और यूरोप में लोहा अधिक से अधिक इंग्लैंड से जाने लग गया। इस प्रकार बच्चों आपके तो जो दिए हैं 3 बिंदु हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो दिया है परिवहन के क्षेत्र में कि किस प्रकार जो साधन है, साधनों में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे जो है बसें चली, ट्रक चली, इनका विस्तार हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।